हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, सीपीसी में के सीरीज़ में ये पार्ट 4 हम लेकर आए हैं। आज हम ऑर्डर 10 से लेकर के ऑर्डर 20A तक कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने आपका सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 35B तक और उसे नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 9 तक कवर कर दिया था। आई होप आपको पिछले वीडियो अच्छे लगे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उनको जरूर देख लें। और आज ऑर्डर 10 से ऑर्डर 20A, देखिए ऑर्डर 1 से लेकर के ऑर्डर 21 तक आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स आते हैं, यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। सो फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्ट दी ऑर्डर 10। ऑर्डर 9 तक हमने पिछली बार कंप्लीट कर लिया था, आज ऑर्डर 10 से शुरू करेंगे। देखिए ऑर्डर 10 क्या कहता है, एग्जामिनेशन। ये तब होता है जब दोनों पार्टीज अपीयर हो जाती हैं। टोटल रूल 1 से लेके रूल 4 तक 4 रूल हैं इसमें जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ से आ सकता है। देखिए जो 1A है ये 1999 में इंसर्ट किया गया था। इसको जस्टिस मालीमठ की अध्यक्षता में जो मालीमठ कमेटी बनी थी उसमें इसको इंसर्ट किया गया था, उसके रिकमेंडेशन पे। और 2002 में 1 जुलाई 2002 को ये जो है लागू हुआ था, क्योंकि 1999 और 2002 ये दोनों अमेंडमेंट एक साथ लागू की गई थी। इन्फोर्समेंट दोनों का एक साथ हुई थी दोनों अलग अलग समय पे। फर्स्ट असर्टेनमेंट वेदर एलिगेशन एंड प्लीडिंग आर एडमिटेड और डिनाइड। पहला तो है कि सिर्फ प्लीडिंग की स्टडी की जाती है कोर्ट के द्वारा कि उसमें किस चीज़ को एडमिट किया गया, किस चीज़ को डिनाई किया गया। बट सेकंड जो आ जाता है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी रीड विद एडीआर। एडीआर क्या होता है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जो आप कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 89। सेक्शन 89 यहाँ पे बात करता है कि आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन, मीडिएशन एंड लोक अदालत। वो 89 में भी हमने बात की थी कि एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। और ये भी है, डायरेक्शन ऑफ कोर्ट टू ऑप्ट फॉर एनी मोड ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन टू प्रिवेंट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट्स टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द जुडिशरी। भाई आप कोर्ट में ज़्यादा टाइम परेशान हो कि पार्टी परेशान हो, तो बाहर आप अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्व करा लो। इसी चीज़ को लेके ये दिया गया था यहाँ पे, पहली चीज़। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो बनता है रूल 2 से। रूल 2 क्या कहता है यहाँ पे, आप इसका 1B 1C दोनों देखिएगा कि अपीयरेंस कैसे जाना है उसके सामने, बिफोर द कोर्ट कॉन्सिक्वेंट ऑफ फेलियर। अगर भाई एडीआर में बात नहीं बनी तो वापस आ जाओ, फिर से तुम्हारा केस नॉर्मल चला लेंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही गई हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आ जाती है, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सब रूल, जो आपका रूल 2 है कि फर्स्ट हियरिंग ऑफ द सूट पे कोर्ट सेल विद व्यू टू एलुसिडेटिंग मैटर इन कंट्रोवर्सी इन द सूट एग्जामिन ओरली सच ऑफ द पार्टीज, कि पार्टीज को कब एग्जामिन कर सकता है कोर्ट, बिफोर फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। चार्ज नहीं फ्रेम होते हैं, इशू फ्रेम होते हैं। चार्ज कहाँ फ्रेम होते हैं, सीआरपीसी में, फ्रॉम 211 टू 224, जहाँ पे 211 से 270 के कंटेंट पढ़ते हैं और 218 से 224 तक चार्जेस के बारे में रूल पढ़ते हैं। फॉर्म नंबर 32। देखिए सीआरपीसी भी साथ साथ हम जब भी मौका लगेगा थोड़ी थोड़ी रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। तो सब रूल 2 देख लीजिएगा। 2014 में ये एमसीक्यू इससे पूछा जा चुका है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस क्वेश्चन। नाउ रूल नंबर 4 पे आ जाइए, ठीक है। 3 को ज़रूरत नहीं है इतना, बस पढ़ लीजिएगा। 4 में इंपॉर्टेंट क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूजल और इनेबिलिटी ऑफ प्लीडर टू आंसर। इन पर्सन कब बुला सकता है, देखिए जब भाई आप प्लीडर के थ्रू अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि या एजेंट के थ्रू, बट इफ़ दे आर नॉट आंसरेबल देन कोर्ट कैन टेल यू टू कि भाई आप फिजिकली आओ और आके अपना आंसर दो। बट इन हाउ मच डेज, जो एडजर्नमेंट होगी, ऑर्डर 17 में हम एडजर्नमेंट पढ़ते हैं, मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट हो सकती हैं। तो यहाँ पे गया है नॉट लेटर देन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग। पहली तारीख से, फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग से 7 डेज के अंदर का एडजर्नमेंट दिया जाएगा, इससे ज़्यादा का नहीं, अगर पार्टियों कोर्ट इन पर्सन बुलाना चाहता है, ठीक है। अब ये 7 डेज से आप कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं आप ये देखिए। इस 7 डेज का हम थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे यहाँ पे, जिससे कि चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है।
7 डेज से कहाँ कहाँ से एमसीक्यू बनते हैं। देखिए एक वर्ड को पकड़ना है, उसी को कनेक्ट कर देना है, इससे हमारे बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। अब ये 7 डेज वाली कहानी क्या है, इसको देखिए आप समझ। अभी आपने पढ़ा ऑर्डर 10 के रूल 4 में कि जो एडजॉर्नमेंट होगी फर्स्ट हियरिंग के बाद इन पर्सन बुलाने के लिए, दैट शुड नॉट बी लेटर देन 7 डेज, यहाँ पे पढ़ा। अब ये 7 डेज कहाँ का याद, अब याद कीजिए ऑर्डर 7 का रूल 9 आपने पढ़ा था। ये क्या कह रहा था कि जब आपका प्लेंट एडमिट हो जाता है तो विद इन 7 डेज, विद इन 7 डेज क्या जमा करानी होती है, प्रोसेस फी, प्रोसेस फी जमा करानी होती है टू इशू समन टू डिफेंडेंट। ये सब नोट कर लें आप, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप रेगुलर वे ऑफ टीचिंग से हटकर पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होंगी एंड लॉन्ग टर्म आपकी मेमोरी में स्टोर हो जाएंगी। देन ऑर्डर 9 का रूल 5, ऑर्डर 9 का रूल 5 क्या कहता है कि डिसमिसल ऑफ सूट, कि डिसमिसल ऑफ सूट किस कंडीशन में, जब सम्मन जो आ जाते हैं वो अनसर्व्ड आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, अनसर्व्ड। भाई सम्मन सर्व नहीं हो पाए, वापस कोर्ट में आ गई, तो फिर विद इन 7 डेज का टाइम दिया गया है। विद इन 7 डेज में फिर से यही काम करना है, प्रोसेस फी जमा करानी, री इशू द फ्रेश सम्मन, नहीं तो सूट डिसमिस हो जाएगा आपका, ठीक है। पहली कंडीशन। दूसरा, तीसरा 7 डेज कहाँ यूज होता है, ऑर्डर 10 का रूल 4 हमने पढ़ ही लिया, यहाँ पे यूज हम कर ही रहे हैं। ये नोट्स बनाना है आपको अपने साथ साथ, ये सारे की सारी चीज़ें आपको बनानी है। ऑर्डर 10 रूल 4 क्या है, जब आपका प्लीडर और एजेंट जवाब नहीं दे पाते हैं, कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता तो बुला लेगा। देन ऑर्डर 11 का रूल 2 क्या कहता है कि जब इंटेरोगेटरीज कोर्ट में दे दी जाती हैं, इंटेरोगेटरीज कोर्ट को सौंप दी, तो कोर्ट टू डिसाइड, किसको डिसाइड करना है, कोर्ट को डिसाइड करना है ऑन दैट इंटेरोगेटरीज विद इन 7 डेज, वहाँ भी 7 डेज है। फिर ऑर्डर 11 का ही रूल नंबर 7, रूल 7 क्या कहता है कि जो एक्स्ट्रा इंटेरोगेटरीज हैं उनको क्या किया जा, सेट असाइड किया जा सकता है, ठीक है। कब, विद इन 7 डेज आफ्टर इशूइंग द नोटिस टू अदर पार्टी, दूसरी पार्टी को नोटिस देने के बाद, यहाँ भी 7 डेज। ऑर्डर 14 रूल 4, इशू फ्रेम करने के लिए कोर्ट क्या करेगा, बिफोर फ्रेमिंग द इशू कैन एग्जामिन द विटनेस और डॉक्यूमेंट्स। देखिए ऑर्डर 10 में किसको एग्जामिन कर रहा था, ऑर्डर 10 में एग्जामिन किसको किया जा रहा था, यहाँ एग्जामिन किया जा रहा था रूल 2। ऑर्डर 10 रूल 2 के साथ इसको पढ़ेंगे, यहाँ पार्टीज को कर रहे थे हम, यहाँ विटनेस को, डॉक्यूमेंट्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी जो एडजॉर्नमेंट होगी वो भी 7 डेज की होगी, ये आपको याद रखना है। देन ऑर्डर 16 समन टू विटनेस का रूल 2, भाई विटनेस का खर्चा जमा कराना है कितने समय के अंदर, विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। देखिए ऑर्डर 16 का जब रूल 1 पढ़ा था आपने, ये कहता है कि लिस्ट ऑफ विटनेस दोगे तो 5 दिनों के अंदर, वहाँ 5 डेज है, 5 डेज के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी है कि सम्मन इशू कर दो जी, और एप्लीकेशन देने के 7 डेज के अंदर आपको क्या करना है, उसका खर्चा जमा करवाना है। देन ऑर्डर 21 का रूल 68, यहाँ पर भी सेल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो कितना, 7 डेज का टाइम है, और अगर इमूवेबल है तो 15 डेज का टाइम है। देन ऑर्डर 33 रूल 9, जहाँ पे इंडिजेंट पर्सन को विड्रॉ कर लेता है, टू शू एन इंडिजेंट पर्सन विड्रॉ, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा, कौन विड्रॉ करेगा, गवर्नमेंट प्लीडर विड्रॉ करता है, ठीक है। तो वहाँ भी कितना है, 7 डेज का समय है। अब देखिए आप 7 डेज कितनी जगह से है, तो इन चीज़ों को एक, जैसे आपका जो बुक है ये अगर आपका नोट्स है, इस तरह से आपकी बुक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, एक ब्लैंक A4 पेपर आपको लगा देना है, और इस ब्लैंक A4 पेपर के ऊपर ये सारी चीज़ें लिख लेनी है और इसको टेप से चिपका देना है। ये आप स्टिक ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ जो स्टिक ऑन नहीं लेने जा पाते, ऐसा नहीं कि पैसे के लिए समय नहीं होता है। तो इस तरह से आपको 7 डेज का जो हमने अभी एक चार्ट बनाया, इस चार्ट को अच्छे से बनाना है आपको और याद करना है। अब 7 डेज का था, 15 डेज भी देखा आपने, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेल में रूल 68 ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग में आपने 5 डेज भी देखा, ठीक है, जहाँ पर लिस्ट ऑफ विटनेस देना है।
तो इस तरह से सारे डेज को अपने माइंड में रखना है। आपको 7 डेज, 5 डेज, 30 डेज, इसी तरह से डेज मिलेंगे यहाँ पे। अब डेज की जब हम बात कर ही रहे हैं तो साथ साथ मैं आपको कहूँगा कि सेक्शन 148 भी पढ़ लें। ये कह रहा है कि 30 दिन का समय बढ़ा सकता है कोर्ट। कोर्ट की एक पावर है यहाँ पे, इनहेरेंट पावर 151 में है, लेकिन उसकी जो पावर्स हैं 148 से शुरू हो जाती हैं कि सीपीसी में कोई भी जो समय सीमा दी गई है उसमें 30 दिन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। तो कोर्ट कैन फ्रॉम द इट्स डिस्क्रिशन कैन परमिट बियॉन्ड 30 days इंक्रीज इन द टाइम टू डिपॉजिट एनी डॉक्यूमेंट, टू डू एनीथिंग विच इज प्रोवाइडेड बाय सीपीसी। अब आते हैं ऑर्डर 11 के ऊपर, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। सेक्शन 30 के साथ पढ़ना है। 31 में कितना दिया गया है, अगर 30 के साथ कंप्लाई नहीं करोगे तो 5000 रुपीज़ तक का फाइन दिया गया है कि एमसीक्यू में पहले बात कर चुके हैं। ऑर्डर 11 क्या कहता है, डिस्कवरी और इंस्पेक्शन। देखिए यहाँ भी क्या है कि जब इंटेरोगेटरीज दी जाती हैं, इंटेरोगेटरीज क्या होता है, क्वेश्चनरीज होती हैं जो एक पार्टी अगर प्लीडिंग से कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही तो कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं प्लेंटिफ या डिफेंडेंट दोनों की तरफ से कि इस पार्टी से पूछ के बताया जाए। ये थ्रू कोर्ट क्यों दी जाती हैं, सो दैट टू अवॉइड द एक्स्ट्रा है, फ्रिवलेस है, नहीं पूछी जानी चाहिए, तो ऐसी चीज़ों को कोर्ट उनको डिलीट कर देता है, एक्स्ट्रा चीज़ों को। ये रूल 7 में हम पढ़ेंगे इसमें। तो डिस्कवरी बाय इंटेरोगेटरीज में आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है, जो डेज का यहाँ टाइम दिया गया है वो चीज़ रखना है। दूसरा क्या आपको याद रखना है कि एक प्रोवाइजो दिया गया है यहाँ पे और रूल 1 के अंदर कि कोई भी पार्टी, ये प्रोवाइजो आपका इंपॉर्टेंट है कि नो पार्टी शैल डिलीवर मोर देन 1 सेट ऑफ इंटेरोगेटरीज इन टू द सेम पार्टी। भाई उसके बिना नहीं देना है, एक ही सेट दे सकते हो आप, और इररिलेवेंट आपको नहीं देनी है। दे माइट बी एडमिसिबल ऑन क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, बट उनको नहीं देना है अगर वो इररिलेवेंट है तो। रिलेवेंट मैटर्स का ही आपको देना है। ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है आप उसकी शादी की बातें पूछ रहे हो, नहीं। क्या पढ़ा था आपने, ये सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। पर्टिकुलर इंटेरोगेटरी टू बी सबमिटेड। अब एप्लीकेशन देना है कि जनाब हम देना चाहते हैं इंटेरोगेटरीज। पहले कोर्ट में आप एक एप्लीकेशन देंगे, ठीक है। अब वो जब सबमिट करनी है कोर्ट में, कोर्ट उस पर डिसाइड करेगा विद इन 7 डेज। अभी हमने 7 डेज वाले चार्ट में इसको पढ़ा था, देखिए आ गया ना यहाँ पे। फ्रॉम द डे फाइलिंग ऑफ द सेड एप्लीकेशन, उस डेट के फाइल करने से। उसमें क्या करना है, फिर कोर्ट उसको डिसाइड कर देगा विद इन 7 डेज। अब कॉस्ट कौन देगा इंटेरोगेटरीज का, ये रूल 3 बात करता है। रूल 4 फॉर्म की बात करता है, फॉर्म नंबर 2 है अपेंडिक्स सी में, इतना याद रखिएगा। कॉरपोरेशन का क्या है, कॉरपोरेशन और बॉडी ऑफ पर्सन, ये क्या है कि वेदर इन इट्स ओन नेम और द नेम ऑफ द ऑफिसर और अदर पर्सन एनी अपोजिट पार्टी में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर अलाउिंग हिम टू डिलीवर इंटेरोगेटरीज टू एनी मेंबर। भाई अगर कॉरपोरेशन है तो वो तो कोई जीवित व्यक्ति तो नहीं है, दैट इज़ नॉट अ लाइव पर्सन। अब वहाँ पे कोई ना कोई उसका सीईओ होगा, कोई हेड होगा जिसके नाम पे केस हुआ है, कॉरपोरेशन के नाम पे हुआ है, तो कोर्ट की परमिशन से किसी भी ऑफिस के पर्सन को इंटेरोगेटरीज दी जा सकती हैं। ऑब्जेक्शन, सेक्शन 21 से याद आ जाए, तुरंत ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन हमेशा एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए आंसर करना किसी इंटेरोगेटरीज का और आपको लग रहा है कि वो स्कैंडलस है, इररिलेवेंट है एंड नॉट एग्जिबिट बोनाफाइड फॉर द पर्पज ऑफ द सूट, ठीक है, तो उसमें क्या आप मना कर सकते हो, ओके। दूसरा है सेटिंग असाइड एंड स्ट्राइकिंग आउट द, यहाँ कोर्ट की पावर है, यहाँ भी 7 डेज का समय है। विद इन 7 डेज आफ्टर सर्विस ऑफ इंटेरोगेटरीज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एफिडेविट इन आंसर, फाइलिंग एफिडेविट कहाँ पढ़ते हैं हम, ऑर्डर 19 में एफिडेविट ले सकते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में तो कहते हो कि नहीं लगता लागू, नहीं होता, सेक्शन 1 यही कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। सीपीसी में कई प्रोविजन कोर्ट ले सकता है। सीपीसी पढ़ते हुए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो कोर्ट का प्रैक्टिकल एक्सपोजर आप देखते होंगे, बहुत सारे आप में से अधिवक्ता होंगे मेरे भाई, तो वहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें अलग होती हैं और आप थ्योरी में पढ़ते हैं तो कुछ अलग मिलता है। Being a judicial aspirant, you have to just concentrate whatever is provided under the CPC. So many things the cell is used, but they may not be mandatory in a practical life, but they are mandatory in the act. So you have to remember it as mandatory. वो क्या है कि फॉर द एंड ऑफ जस्टिस चीज़ों को फ्लेक्सिबल बनाया जाता है कोर्ट में कि इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं चल सकता है, इसीलिए वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। नो एक्सेप्शन टू बी टेकन, ऑर्डर टू आंसर और आंसर फर्दर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हो आप किसी से,
डॉक्यूमेंट का एफिडेविट देना है, फॉर्म नंबर कौन सा होता है, 5 होता है। फिर आगे आ जाता है कि नोटिस टू प्रोड्यूस, तो नोटिस फॉर्म नंबर 7 में जाता है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, बट आप एक बार इसमें से नज़र घुमा लेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, फॉर अ सिंगल स्टडी इट विल बी हेल्पफुल यू। सेक्शन 17, 18 बोथ आर इंपॉर्टेंट, 17 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम फॉर इंस्पेक्शन व्हेन नोटिस गिवन, भाई जिस पार्टी को दिया जाता है नोटिस, तो विद इन 10 डेज, कितने टाइम में, 10 डेज में, फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच नोटिस, नोटिस जो मिला है, नोटिस कहाँ भेजा आपने, 16 में, और 17 में 10 डेज के अंदर वो क्या करना है, उसको इंस्पेक्शन करना है। यहाँ टाइम लिमिट याद रखिए, फॉर्म नंबर 8 है। ऑर्डर फॉर इंस्पेक्शन, वेरीफाइड कॉपीज, वेरीफाइड कॉपीज़ क्या है कि जब आप सेकेंडरी एविडेंस पढ़ते हैं तो आप सर्टिफाइड कॉपीज़ पढ़ते हैं, ये वही वेरीफाइड कॉपीज़ हैं। कोई बिजनेस बुक्स हैं, ये देखिए पब्लिक डॉक्यूमेंट की यहाँ पूरी बात नहीं हो रही है, कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं जिनको आप रेगुलर यूज में चाहिए किसी पार्टी को, तो उनकी वेरीफाइड कॉपी जहाँ दी जा सकती है। और कोर्ट का एक ऑफिसर होता है जो लिखता है वहाँ पे कि मैच्ड विद ओरिजिनल एंड फाउंड ऑल ओके वेरीफाइड एंड सबमिटेड, तो उसके ऊपर उसके साइन होते हैं तभी उसको लिया जाता है। रूल 21 है ऑर्डर 11 का। यहाँ देखिए, जब हमने, आपको ध्यान होगा पिछले वीडियो में हमने सेक्शन 12 पढ़ा था, तो हमने कहा था बार टू फर्दर सूट, तो यहाँ पे इसका जो सब रूल 2 है ये बार करता है फ्रेश सूट लाने से, कि डिसमिसिंग एनी सूट द प्लेंटिफ शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग अ फ्रेश सूट ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे नॉन कंप्लायंस विद ऑर्डर ऑफ फॉर डिस्कवरी से किसी का भी सूट डिसमिस कर दिया जाता तो दोबारा वो नहीं ला पाएगा। ये एक तरह से रस जुडिकाटा वाली ही बात कह रहा है, लेकिन ये बार टू फर्दर सूट सेक्शन 12 का ही पार्ट है, हमने पिछली बार बात की थी। तो ऑर्डर 11 में इतना ही है। एक ऑर्डर 23, रूल 23 देख लीजिएगा कि द ऑर्डर शैल अप्लाई टू माइनर प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट एंड टू द नेक्स्ट फ्रेंड। ठीक है, उन पर भी ये लागू होता है। ये आप कहाँ पढ़ते हो, ऑर्डर नंबर 33 में, माइनर और अनसाउंड माइंड के जो पर्सन होते हैं उनके ऊपर। ऑर्डर 12 एडमिशंस की बात करता है। देखिए, नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस, एनी पार्टी टू अ सूट मे गिव नोटिस बाय हिज प्लीडिंग और अदरवाइज इन राइटिंग दैट ही एडमिट द ट्रूथ ऑफ होल और एनी पार्ट ऑफ द क्लेम। प्लेंट में किसी ने किसी के ऊपर एलिगेशन लगाई तो रिटन स्टेटमेंट में वो उसको एडमिट कर सकता है कि मैं किन चीज़ों को एडमिट कर रहा हूँ। एडमिशन हम कहाँ पढ़ते हैं, सेक्शन 17 टू सेक्शन 23 एंड सेक्शन 31 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, वहाँ पे पढ़ते हो। सेक्शन 23 स्पेसिफिकली बात करता है प्लीडिंग्स की, सिविल केसेस। अभी यहाँ पे जो रूल 2 है, देखिए क्या कह रहा है कि आइदर पार्टी मे कॉल अपॉन अदर पार्टी टू एडमिट विद इन 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस। यहाँ भी क्या है, 7 डेज है। मैंने भी आपको काफ़ी सारे बताया, तो 7 डेज इस तरह से आपको बहुत जगह पे मिलेगा। तो इसका एक आपको प्रॉपर चार्ट बनाना, ये आपका होमवर्क है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके अंदर दे सकता है। अगर वो रिफ्यूजल या नेग्लेक्ट टू एडमिट करता है आफ्टर सच नोटिस, द कॉस्ट ऑफ प्रूविंग एनी सच डॉक्यूमेंट शैल बी पेड बाय द पार्टी जो उसको नेग्लेक्ट कर या रिफ्यूज कर रही है, ये उसकी बात कह रहा है। 2A जो बात करता है यहाँ पे, 2A को इंसर्ट किया गया था 1976 में। डॉक्यूमेंट बी डीम्ड टू बी एडमिटेड इफ नॉट डिनाइड। देखिए, साइलेंस इज इट सेल्फ स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स, ये बात हमने पहले भी एक बार डिस्कस की थी। अगर आपने डिनाई नहीं की तो यहाँ पे उनको एडमिटेड समझा जाएगा अगर सर्विस ऑफ नोटिस कर दिया गया टू एडमिट द डॉक्यूमेंट अंडर रूल 1। फॉर्म नंबर 9 होता है जिससे कि इसको भेजा जाता है। 3A आता है पावर ऑफ कोर्ट की टू रिकॉर्ड एडमिशन। एडमिशन रिकॉर्ड करेगा कोर्ट, यहाँ पे उसकी पावर दी गई है। अब फॉर्म ऑफ एडमिशन जो फॉर्म नंबर 10 है, एडमिशन सेल बी इन द फॉर्म नंबर 11 अपेंडिक्स सी। इनसे जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन रूल नंबर 7 से क्वेश्चन बनता है कि एफिडेविट ऑफ सिग्नेचर, एन एफिडेविट ऑफ द प्लीडर और हिज क्लर्क और ऑफ ड्यू सिग्नेचर ऑफ एनी एडमिशन मेड इन परसुएंस ऑफ द एनी नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट ऑफ फैक्ट सेल बी सफिशिएंट एविडेंस। अगर वहाँ पे उसके प्लीडर के, क्लर्क के कोई सिग्नेचर है तो ये बात मान ली जाएगी कि उसे एडमिट किया गया है। ठीक है, इसको फिर आप मना नहीं कर सकते हैं, ये याद रखना है आपको। और दूसरा, इसमें 3 में एक चीज़ और बता दूं, आपको छूट गया था कि पावर टू रिकॉर्ड द एडमिशन एक्ट, ये किसी भी स्टेज पर हो सकता है, एट एनी स्टेज ऑफ द सूट। ये पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑर्डर 13 बात करता है प्रोडक्शन एंड
इम्पाउंडिंग रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स कब लिए जा सकते हैं, कब नहीं। 2010 में एमपी जुडिशरी में ये क्वेश्चन पहले आ चुका है रूल 1 से रिलेटेड। ये कहते हैं कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देने हैं आपको, और कब देने हैं, बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू और एट द सेटलमेंट ऑफ इशू। देखिए ऑर्डर 9 से लेकर के ऑर्डर 13 तक की जो जर्नी है वो सिर्फ ऑर्डर 14 पे पहुंचने के लिए है, सो दैट कॉज ऑफ एक्शन, एक्चुअल जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है डिस्प्यूट का, उस पर कोर्ट पहुंच सके और इश्यूज को फ्रेम कर सके। ठीक है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने हैं। ये आपको इंडेक्स बेस्ड इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें क्या इंपॉर्टेंट आ जाता है कि क्या अप्लाई नहीं होता, जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि नथिंग इन सब रूल शैल अप्लाई टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड फॉर क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस ऑफ पार्टी हैंडेड ओवर टू विटनेस मेयरली टू रिफ्रेश हिज मेमोरी। ये दो एक्सेप्शन हैं, ये दो क्या है, एक्सेप्शन है। ये आपको याद होनी चाहिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा अगर बनता है तो। 2 जो है रिपील हो गया था। 3 जो है इसको देखिए, जो सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट का, सेक्शन 5 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, ये क्या कहता है कि सिर्फ रिलीवेंट फैक्ट्स या फैक्ट इन इश्यूज से रिलेटेड ही आपको एविडेंस देना है। रिजेक्शन ऑफ इररिलेवेंट इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट, तो जो डॉक्यूमेंट रिलीवेंट नहीं है या जो एडमिसिबल नहीं हो सकते हैं, कहाँ से कहाँ, 6 to 55 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के परव्यू में जो नहीं आते, उन्हें क्या कर सकता है, कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है। क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। ये आपको याद होना चाहिए। रूल नंबर 4 में सिर्फ इंडोर्समेंट डॉक्यूमेंट्स पे क्या क्या होगी, इसको एक बार जरूर देख लें। 7 एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका एग्जाम के हिसाब से कि रिकॉर्डिंग ऑफ एडमिटेड एंड रिटर्न रिजेक्टेड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट एडमिट किया गया एविडेंस में, कॉपी देयर ऑफ वेयर कॉपी हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड। कॉपी कब ली जाती है, सेकेंडरी एविडेंस की। सेकेंडरी एविडेंस हमें कौन बताता है, 63। कैसे एडमिशन होगा, 65 बताएगा। फॉर द ओरिजिनल अंडर रूल 5 शैल फॉर्म द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सूट एंड डॉक्यूमेंट नॉट एडमिटेड इन एविडेंस शैल नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, और वो शैल बी रिटर्न टू दी पर्सन रिस्पेक्टिव, उसको वापस दे दी जाएंगे कि ये नहीं एडमिटेड होंगे, अपने डॉक्यूमेंट अपने पास रखो, वो रिकॉर्ड का पार्ट नहीं रहेंगे। कोर्ट इम्पाउंड कब कर सकता है, रूल नंबर 8 में कर सकता है। रिटर्न ऑफ एडमिटेड डॉक्यूमेंट, क्या एडमिटेड डॉक्यूमेंट भी रिटर्न किए जा सकते हैं, जिनकी सर्टिफाइड कॉपी ली जा सकती है, जैसे बुक ऑफ अकाउंट्स हो गया, डेली यूजेस की चीज़ें, ऐसी चीज़ें। देन प्रोविजन एज टू डॉक्यूमेंट, रूल नंबर 11 कहता है कि जो रूल 1 से लेकर के रूल 10 तक आपने पढ़ा है, तो वो सारी की सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट पे तो अप्लाई होती हैं, वो मटेरियल थिंग्स पे भी अप्लाई होती हैं। कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर भी अप्लाई होंगी, जैसे कि इन पे होती है। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डर नंबर 13 था। अभी ऑर्डर 14 देखते हैं। ऑर्डर नंबर 14 ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज की बात कह रहा है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज सीआरपीसी में हम कहाँ पढ़ते हैं ये चीज़, आपका जो चैप्टर नंबर 17 है, जहाँ पे 211 to 224 वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की बात कर रहा है क्रिमिनल केस में, और सिविल में ऑर्डर नंबर 14 है। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि कोर्ट में फ्रेम द इश्यूज, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ, कैसे करेगा। तो इश्यूज कैसे होते हैं, इश्यूज दो होते हैं, इशू ऑफ फैक्ट एंड इशू ऑफ लॉ, एंड इट आल्सो देयर मे बी अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ, देयर मे बी अ मिक्स्ड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एंड लॉ। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन पहले एमपी में पूछा जा चुका है, आपके यूपी जुडिशरी में 3-4 बार पूछा गया है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज कहाँ दिया गया, इंडेक्स बेस्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लें। अब जब आप रूल 2 पढ़ेंगे ऑर्डर 14 का, जब आप रूल 2 पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखें इट मस्ट बी रीड विद एक्सप्लेनेशन नंबर 5 ऑफ सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। एक्सप्लेनेशन नंबर 5 क्या कहती है कि जो आपको नहीं दिया गया रिलीफ, which is not provided expressly to you by the decree or judgment that is waived, denied by government, automatically denied by the court, ये है। A case may be disposed of on a preliminary issue, court shall subject to provision of sub rule to pronounce judgment on all issues,
Where issues both of law or fact arise in the same suit, court is in the opinion that case any thereof may be disposed of on an issue of law only. It may try that issue first, and if issue relates to jurisdiction of court, पहले हमेशा इशू ऑफ लॉ डिसाइड होता है, फिर आपका इशू ऑफ फैक्ट डिसाइड किया जाता है। ठीक है। रूल नंबर 3 कहता है कि मेटेरियल फ्रॉम विच इश्यूज में बी फ्रेम्ड, कैसे हो सकता है? एलिगेशन मेड बाय पार्टी ऑन ओथ। ठीक है, ये है एलिगेशन मेड इन प्लीडिंग्स एंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बाय आइदर पार्टी। ये 3 है जिनके ऊपर इशू फ्रेम किए जा सकते हैं। रूल नंबर 4 है कोर्ट में एग्जामिन द विटनेस। यहाँ पे किसको एग्जामिन किया जा रहा है? विटनेस को एग्जामिन किया जा रहा है बिफोर फ्रेमिंग द इश्यूज। ऑर्डर 10 में किसको एग्जामिन किया जा रहा था? पार्टीज को एग्जामिन किया जा रहा था, ऑर्डर 10 रूल 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज हो सकती है। दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है कि इट मे एडजर्न द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज टू अ डे नॉट लेटर देन 7 डेज। यहाँ भी 7 डेज है। अगर उसे लगता है कि विटनेस को एग्जामिन करना है तो वो पोस्टपोन कर सकता है, एडजर्नमेंट दे सकता है। 5 है पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट द इश्यूज। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, इसको हाईलाइट कर ले। कोर्ट में एट एनी टाइम बिफोर पासिंग ए डिक्री अमेंड द इश्यूज और फ्रेम एडिशनल इश्यूज। इशू को अमेंड कर सकता है, एडिशनल फ्रेम कर सकता है, स्ट्राइक आउट कर सकता है बिफोर गिविंग द जजमेंट। ये हमेशा याद रखें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ में बी एग्रीमेंट बी स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ इश्यूज। अब वहां पे बताना है कि कौन से क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और कौन से क्वेश्चन ऑफ लॉ है यहाँ पे। देन रूल नंबर 7, कोर्ट इफ सेटिस्फाइड दैट एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटेड इन गुड फेथ इट मे प्रोनाउंस द जजमेंट। एग्रीमेंट वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड बाय पार्टी, they have a substantial interest in the decision of such question as aforesaid and the same is to be fit to be tried and decided। तो वहाँ उसको डिसाइड कर सकता है। ठीक है, ये आपका फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज था। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में भी 7 डेज का टाइम आपको याद रखना है। और जो प्रोसेस टू कंपेल है, ठीक है, अटेंडेंस, ये हम कहाँ पढ़ते हैं? सम्मन जो हम इशू करते हैं 61 से 90 CRPC में भी पढ़ते हैं। किसके साथ पढ़ोगे इसको? रूल 4 के साथ, ऑर्डर 14 रूल 4 के साथ। अब 15 बात करता है डिस्पोजल ऑफ सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। पहली हियरिंग पर ही अगर कोर्ट को लगता है कि फर्दर एविडेंस लेने की जरूरत नहीं है तो भैया रूल 1 से रूल 4 4 रूल दे दिए गए। पहली तारीख पर ही मुकदमे का फैसला हो सकता है। तारीख पर तारीख जरूरी नहीं है कि कोर्ट दे। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ऑर्डर 15A की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑर्डर 16 हम पिछले उसमें कवर कर चुके हैं, पूरा का पूरा प्रीवियस वीडियो में कवर हो गया हमारा। 16A भी कवर हो गया है। हम सीधे ऑर्डर 17 पे चलते हैं। ऑर्डर 17 एडजर्नमेंट की बात करें कि मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट कैन बी गिवन। इसमें इंपॉर्टेंट आ जाता है कि कब नहीं दी जा सकती, ये कंडीशन जरूर पढ़ लें। एक्सेप्ट वेयर सर्कमस्टांस आर बियॉन्ड द कंट्रोल। अगर प्लीडर आपका दूसरे कोर्ट में एंगेज्ड है, आपका वकील, ये ग्राउंड नहीं हो सकता। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है, प्लीज रिमेंबर दिस। ऑर्डर 18 जो आ जाता है फिर आपका यहाँ पे आ जाता है कि हियरिंग ऑफ द सूट, यानी कि ट्रायल की बात कह रहा है। यहाँ पे किसकी बात कह रहा है? ट्रायल चलेगा। अब ट्रायल कैसे चलेगा? राइट टू बिगिन। अब जब आप 225 से पढ़ना शुरू करते हो CRPC में सेशन केस ट्रायल, तो वहाँ पे क्या है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर ट्राई करता है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ के पास राइट है कि वो इसको स्टार्ट करे अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट द फैक्ट अलेज्ड। लेकिन अगर डिफेंडेंट ने सब कुछ एडमिट कर लिया तो फिर नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस भी जो डे फिक्स किया जाएगा हियरिंग के लिए या किसी दूसरे दिन जिस दिन हियरिंग एडजर्न कर दी गई विटनेस बुलाने के लिए किसी भी दिन, तो जो पार्टी रूल 1 से राइट टू बिगिन रखती है, ठीक है, वो अपना एविडेंस देगी अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए। एंड पार्टी शैल देन स्टेट हिज केस एंड प्रोड्यूस हिज एविडेंस एंड मे देन एड्रेस द कोर्ट जनरली ऑन द होल केस। और पार्टी बिगिनिंग मे देन रिप्लाई जनरली ऑन द होल केस, वही पूरे केस पे रिप्लाई भी देगी। कॉपी ऑफ सच रिटन आर्गूमेंट शैल बी साइमल्टेनियसली फर्निश टू अपोजिट पार्टी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखें। ठीक है, एविडेंस वेयर सेवरल इश्यूज
जहाँ पे कई सारे इश्यूज हो तो क्या करना है, उसके लिए रूल 3 है। 3 है पार्टी टू अपीयर बिफोर द अदर विटनेस। अगर पार्टी ही अपने आप एज ए विटनेस आना चाहती है तो बिफोर एनी अदर विटनेस ऑन हिज बिहाफ कैन बी एग्जामिन्ड अनलेस द कोर्ट अगर परमिट करेगा तो उसको खुद के विटनेस से पहले आना है। अगर बाद में आना चाहता है तो उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस रूल नंबर 4 इम्पॉर्टेंट है, इंडेक्स बेस्ड से काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन इंडेक्स बेस्ड का कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको वो याद रखना है। रूल 4 का एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है झारखंड में 2000 में और 2015 में, ठीक है। रूल 4 का सब रूल 1 जो है वो कैसे दिया था, यहाँ पे एफिडेविट आपको याद रखना है कि जितने भी एविडेंस दिए जाएंगे वो एफिडेविट पे दिए जाएंगे, ये आप याद रखिएगा। जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है दैट शैल बी रिकॉर्डेड ऑन एफिडेविट, ये लाइन आपको याद रखनी है। देन मेमोरेंडम व्हेन एविडेंस नॉट टेकन डाउन बाय जज। देखिए 7 और 8 दोनों आपके इंपॉर्टेंट है। 7 को आप पढ़ते हो 138 बात करता है एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन की। Evidence taken down under section 138 shall be in the form prescribed by rule 5 and shall be read over to and signed, and occasion may require interpreted and corrected as if it were evidence taken down under that rule। ठीक है, अगर जज साहब ने नहीं किया तो उसका रीजन मेंशन करेंगे मैंने क्यों नहीं किए हैं। एविडेंस मे बी टेकन इन इंग्लिश, ठीक है, इसके लिए सेक्शन 138 सीपीसी का पढ़ सकते हैं जहाँ पे हाई कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग्स के रूल बनाता है। सीआरपीसी में चले जाएंगे तो आपका 272 है लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। देन आर्टिकल 348 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज। तो इस तरह से आपको कोर्ट लैंग्वेज का भी ध्यान देना है। उसके बाद इसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका पड़ जाता है वो आपका हो जाता है कि जो आपका ऑर्डर 18 है उसमें पावर ऑफ कोर्ट टू इंस्पेक्ट, क्या इंस्पेक्ट करना, किसी प्रॉपर्टी या थिंग को जो उस क्वेश्चन से कनेक्टेड है, वो दी गई है रूल नंबर 18 में। इसको भी आप ध्यान से देख लें। 18 में इतना ही था आपका। नाम आ जाते हैं अभी रूल नंबर 19 पे एफिडेविट्स। देखिए एफिडेविट में क्या है कि पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एन एफिडेविट। कोर्ट की पावर है कि वो कह सकता है कि भाई किसी को भी ऐसा तुम उससे दो, एफिडेविट के थ्रू दो, ठीक है। और एफिडेविट से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि विच, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ सीपीसी रिलेटेड टू एफिडेविट, सीधा सा इंडेक्स बेस्ड, यही एक इंपॉर्टेंट है कि एफिडेविट कहाँ दिया गया है, सबसे पहला तो यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कि एफिडेविट क्या कन्फाइंड हो सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज से, बिल्कुल भाई, वो चूंकि इट इज कन्फाइनमेंट ओनली टू द स्टेटमेंट ऑफ नॉलेज, ठीक है। एफिडेविट में इतना ही है। देन जजमेंट रीड विथ सेक्शन 33 डिक्री एंड जजमेंट। जजमेंट व्हेन प्रोनाउंस, सबसे पहली बात क्या है कि जजमेंट हमेशा ओपन कोर्ट में प्रोनाउंस होगी, ये हमेशा याद रखिए, इन एन ओपन कोर्ट। ये एक आपका एमसीक्यू, यहाँ से आप मान के चलिए कि इस टाइप से एक आध एमसीक्यू आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट, पावर टू प्रोनाउंस जजमेंट प्रीडेसेसर, अगर पहले वाले ने प्रोनाउंस कर दिया तो भैया दूसरे वाला उसको साइन कर सकता है, ठीक है। जजमेंट टू बी साइन, जजमेंट हमेशा साइन होनी चाहिए। सेक्शन 152 उसकी जो अगर उसमें कोई अल्टरेशन करना है ग्रामेटिकल या कोई ऐसी मिस्टेक्स है तो ही आप उसको अल्टर कर सकते हो। जजमेंट ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट में क्या होता है, दे नीड नॉट कंटेन मोर देन द पॉइंट्स ऑफ डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन। कंप्लीट कंसाइज स्टेटमेंट नहीं लिखना होता, क्योंकि जजमेंट में टोटली अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, टोटल जज होता है जो जजमेंट देता है। 2K9 में आपने पढ़ा था सीपीसी में डेफिनेशन में, उसमें टोटल 4 पॉइंट होते हैं, ठीक है। स्टोरी होती है इन ब्रीफ, इश्यूज क्या फ्रेम हुए, उसके ऊपर क्या रिलीफ दिया गया, रीजन फॉर दैट, और डिक्री उसको फॉलो करती है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर 20 है। कॉपीज व 6B और 6A दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको देख लीजिएगा। डेट ऑफ डिक्री पहले पूछा जा चुका है एमसीक्यू में, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि इनको इस तरह से हम सीपीसी कवर नहीं कर पाएंगे। सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश्ड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान दें। 20A बात करता है कॉस्ट की, रीड विद सेक्शन 35A
एंड 35B, इनके साथ इसको पढ़ा जाना चाहिए। ये कॉस्ट की बात कह रहा है, इसमें 2 ही रूल है, इनको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। अब 21 को हम पढ़ेंगे विद सेक्शन 36 to 74 इनके साथ में नेक्स्ट वीडियो में। आज तक के लिए यहाँ पे इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो को लाइक कर दिया तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सभी के लिए। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोज़ कैसे लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।